नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 15 मई के करंट अफेयर, लेकिन उससे पहले हम लोग करेंगे क्विज। विक्टोरिया जलप्रपात किस देश में स्थित है? पुनः प्रयोग किए जाने वाले एन सेफ नामक जो मास्क है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? पहली एंटीबॉडी आधारित टेस्ट किट कोविड कवच एलिसा किसके द्वारा लॉन्च की गई? सोहराई खोर पेंटिंग के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया? और तेलिया रुमाल के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला है? तो अब आइए इनके उत्तर जानते हैं। विक्टोरिया वाटरफॉल की बात करते हैं तो यहीं से दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है यानी कि नील नदी, उसका उद्गम होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि विक्टोरिया जलप्रपात ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में और देश का नाम है जाम्बिया। कौन सा देश? जाम्बिया देश का नाम है, जिसकी राजधानी है लुसाका में। पुनः प्रयोग किए जाने वाला एन सेफ नाम का जो मास्क है, इसका निर्माण किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। और ध्यान रखिएगा, आईआईटी दिल्ली के द्वारा एक कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए किट बनाया गया था, जिसका नाम है प्रोब डिटेक्शन एसे, और इसे आईसीएमआर के द्वारा मंजूरी दे दी गई है कि अब आप इससे टेस्टिंग कर सकते हैं। भारत की जो पहली एंटीबॉडी आधारित टेस्ट किट है कोविड कवच एलिसा, इसे लॉन्च किया गया एनआईवी पुणे के द्वारा, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के द्वारा। और एनआईवी भारत का पहला ऐसा संस्थान है जिसने कोरोना वायरस का जीनोम सीक्वेंस तैयार किया है। सोहराई खोर पेंटिंग के लिए जीआई टैग किसे मिला? तो ये जीआई टैग मिला है झारखंड राज्य को, अभी हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था। और तेलिया रुमाल के लिए जीआई टैग मिला है तेलंगाना को। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद रखना है। WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य है? महाराष्ट्र व गुजरात का स्थापना दिवस किस दिन होता है? यूनाइटेड स्टेट सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा किस कंपनी के साथ मिलकर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट क्लारा लॉन्च किया गया? और नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो आइए अब इनके उत्तर जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीपो की। तो इसका मुख्यालय आपको कहाँ पर मिलेगा? तो मुख्यालय इसका है जिनेवा में। और इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं सिंगापुर के डारेन तांग। और बीपो के द्वारा अभी इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें पहली बार ऐसा हो गया है कि चीन ने यूएसए को पीछे छोड़ दिया है, यानी कि यूएसए पहली बार इस सूचकांक में दूसरे स्थान पे पहुंचा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इसके लिए सरकार के द्वारा अभी 20,000 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की गई है। और इसके अंतर्गत जो हमारा संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है या उसके आसपास के अन्य बिल्डिंग हैं, उनको और बेहतर बनाया जाएगा, यानी कि इन सभी को अपग्रेड किया जाएगा और इसे 2022 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। महाराष्ट्र और गुजरात ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे 1960 तक, लेकिन 1 मई 1960 के बाद में ये दोनों अलग देश, अलग राज्य बन गए। तो इनका स्थापना दिवस होता है 1 मई को। यूनाइटेड नेशन CDC के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के साथ में मिलकर के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट जिसका नाम है क्लारा, इसका निर्माण किया गया। नुमालीगढ़ रिफाइनरी की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा असम राज्य में। और नुमालीगढ़ रिफाइनरी इसलिए न्यूज में था क्योंकि इसने अभी तेल की खरीद के लिए IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ में समझौता किया है। चलिए आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है नुमालीगढ़ रिफाइनरी हमारे किस तेल कंपनी की है? ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान किस शहर में स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? गूगामल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? कांगर घाटी राष्ट्रीय पार्क ये आपको किस राज्य में मिलेगा? और बेलूर मठ ये किस शहर में स्थित है? तो चलिए अब इनके उत्तर जानते हैं। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ समय पहले ही कि देहरादून में जो राष्ट्रीय वन शोध संस्थान है उसका भी मुख्यालय आपको मिलेगा देहरादून में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा? तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरल की राजधानी है। अब यहाँ आप गलती कर सकते हैं, इसरो का जो मुख्यालय है वह आपको मिलेगा बेंगलुरु में,
लेकिन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। गुगामल राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है, तो गुगामल राष्ट्रीय पार्क आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। कांगर घाटी राष्ट्रीय पार्क तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। अब घाटी वाले कई सारे राष्ट्रीय पार्क हैं, तो थोड़ा सा आइए इस पर ध्यान देते हैं। एक तो आपका है न्योरा बैले राष्ट्रीय पार्क, ये आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। एक आपको मिलेगी फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क, तो ये कहाँ पर है, फूलों की घाटी जो है वैले ऑफ फ्लावर, ये है उत्तराखंड में। इसके अलावा एक है साइलेंट वैली जो कि आपको मिलेगी केरल में। तो इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बेलूर मठ की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा कोलकाता में। और बेलूर मठ किस व्यक्ति से संबंधित है ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये रहा आज का क्विज। आई होप क्विज आपको अच्छा लगा होगा, आपने स्कोर भी ठीक ठाक किया होगा। स्कोर अगर आपने ढंग से किया है तो नीचे कमेंट में अपना स्कोर लिख सकते हैं। अब चलिए वुहान वायरस अपडेट जान लेते हैं। अभी तक दुनिया में 45 लाख से ज़्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 3 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। यूएसए इसमें है पहले, स्पेन है दूसरे और रसिया है तीसरे स्थान पे। अपने देश भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर भी लगभग 82,000 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 2600 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र है और अब दूसरे स्थान पे पहुंच चुका है तमिलनाडु। गुजरात पहुंच चुका है तीसरे स्थान पे। तो ये रहा वुहान वायरस अपडेट। और ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को आप डाउनलोड कर लें। और अगर आपने ऐप को अपडेट नहीं किया है तो आप जाकर के प्ले स्टोर में इसे अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद में आपको अगले 2 दिनों में जो हमारे वीकली करंट अफेयर हैं उसकी भी पीडीएफ यहाँ पर मिला करेगी। और साथ ही साथ वीकली करंट अफेयर की अब वीडियो नहीं आएगी तो आप इन वीकली करंट अफेयर की क्विज भी ऐप के ऊपर ही जा करके दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। और अगर वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। पहला प्रश्न है, मई 2020 में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस यानी कि नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 15 मई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। दरअसल ये हर साल बदलता रहता है क्योंकि यह मई माह के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। और नाम से ही आप समझ सकते हैं कि जो हमारी इंडेंजर्ड कैटेगरी की प्रजातियां हैं, यानी कि जो भी हमारे जीव जंतु हैं इंडेंजर्ड कैटेगरी में, उन सभी के संरक्षण के लिए, जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की। तो इसके अनुसार दुनिया में जो 40% प्रजातियां हैं वर्तमान में, ये सभी खतरे में हैं। और इस दिवस की शुरुआत हुई थी 2006 में। पीएम द्वारा घोषित वोकल फॉर लोकल पहल का क्रियान्वयन किस संस्था के द्वारा किया जाएगा? तो इसका क्रियान्वयन किया जाएगा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आपको पता होगा कि पीएम के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ साथ वोकल फॉर लोकल की भी घोषणा की गई है। और इसके अंतर्गत जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, यानी कि जो हमारे देश में बनाए गए उत्पाद हैं, उनको बढ़ावा देने की बात की गई है। तो केवीआईसी के द्वारा पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किया गया है। केवीआईसी की बात करते हैं तो ये हमारा आता है एमएसएमई मंत्रालय के अधीन। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। मुख्यालय है मुंबई में और अध्यक्ष है विनीत सक्सेना। केवीआईसी अभी न्यूज में था क्योंकि इसके द्वारा रेशम प्रसंस्करण जो संयंत्र है इसका निर्माण किया गया है गुजरात में। इन्होंने एपेरी ऑन व्हील्स का भी निर्माण किया मधुमक्खियों के लिए। और टाइटन कंपनी के साथ में मिलकर के इन्होंने खादी की एक घड़ी का भी निर्माण किया है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, बात हो रही है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की। तो इसमें भारत किस स्थान पे रहा? तो भारत यहाँ पर रहा है 74वें स्थान पे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो सूचकांक है वह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें देखा जाता है कि किसी देश में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के, ऊर्जा विकास और पर्यावरणीय जो स्थिरता है उसमें किस प्रकार के कार्य किए गए हैं। तो इसी के आधार पर यह जारी किया जाता है। वैसे इस सूचकांक का नाम रखा गया है ऑफिशियल WEF फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। और इसमें स्वीडन रहा है पहले स्थान पे, स्विट्जरलैंड है दूसरे और फिनलैंड है तीसरे स्थान पे। भारत पिछले वर्ष यानी कि 2019 में
76वें स्थान पर रहा था, तो 2 अंकों की सुधार हुई है भारत की रैंकिंग में। बात करते हैं यहाँ पर विश्व आर्थिक मंच के बारे में, तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के क्लॉगनी में, और क्लाउस श्वाब इसके अध्यक्ष और साथ साथ संस्थापक भी हैं। और इस वर्ष 50वां सम्मेलन हुआ था विश्व आर्थिक मंच का, कहाँ पर? दाओस में। तो ये था 50वां सम्मेलन। थंजावुर नेति वर्क्स व आराम वाउर वुड कार्विंग्स के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया? तो ये नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसके लिए जीआई टैग मिला है तमिलनाडु राज्य को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो थंजावुर की नेति वर्क्स है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थंजावुर की नेति वर्क्स को, इसके अंतर्गत नेति नाम का एक पौधा होता है। तो इस पौधे का जो पल्प होता है यानी कि जो गूदा होता है उसे निकाला जाता है, बाद में इस गूदे को सुखाया जाता है और इसी की मदद से मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। तो अब थंजावुर नेति वर्क को जीआई टैग मिल गया है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं आराम वाउर वुड कार्विंग्स की, तो पेरम्बलूर जो डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, यहाँ पर आपको मिलेगा बेप्पन थट्टई गांव। तो यहाँ पर लकड़ी के से या लकड़ी के माध्यम से मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। और इससे पहले जो कोविलपट्टी कल्लाई मितई नाम का चिक्की थी, इसे भी जीआई टैग मिला है। तो ये सारे जीआई टैग मिले हैं तमिलनाडु राज्य को। केंद्र सरकार द्वारा पीएम केयर फंड से पहली किस्त के रूप में कितने रुपए आवंटित किए गए? तो पीएम केयर फंड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सवाल भी उठ रहे थे पहले भी, तो अब फाइनली सरकार के द्वारा इसमें से 31 करोड़ रुपए की पहली राशि जारी कर दी गई है। पीएम केयर्स फंड की बात करते हैं तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक एडिशनल फंड की घोषणा की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, और इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री सिटीजन्स असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। और इसमें से जो 3100 करोड़ रुपए निकले हैं, उनमें से 2000 करोड़ रुपए उन अस्पतालों को दिए जाएंगे जहां पर कोविड-19 का इलाज होता है, और इसके माध्यम से 50,000 वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे। 1000 करोड़ रुपए जो भी हमारे राज्य हैं या फिर यूनियन टेरिटरी हैं, उनके नगर निगम आयुक्त और डीएम को दिए जाएंगे, जिससे वह लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकें, परिवहन की व्यवस्था कर सकें, और जो भी प्रवासी इस समय आ रहे हैं उनकी चिकित्सा या उनके उपचार के लिए खर्च कर सकें। और इसमें से जो 100 करोड़ रुपए हैं उन्हें दिया जाएगा उन कंपनियों को जिनके द्वारा वैक्सीन के निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। तो ये है पहली किस्त। जम्मू कश्मीर व हरियाणा की सरकार ने किस वर्ष जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी घरों को नल कनेक्शन देने की घोषणा की? तो ये घोषणा इन्होंने की है 2022 तक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। आपको याद होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा 2024 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण परिवार के जो भी लोग हैं उन्हें स्वच्छ जल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। और इस मिशन की घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया गया था। और जल शक्ति मंत्री हमारे कौन हैं? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं। तो अब जम्मू कश्मीर और हरियाणा राज्य ने कहा है कि हम इस मिशन के अंतर्गत 2022 तक ही अपने राज्य के नागरिकों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगे। मई 2020 में किस संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए? तो ये जो विदेश मंत्रियों की बैठक थी, यह थी SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इस सम्मेलन में जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई, SCO समूह के जो 8 देश हैं उनके विदेश मंत्री शामिल हुए, और इसमें कोरोना वायरस से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए चर्चाएं की गई। SCO की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 26 अप्रैल 1996 को हुई थी ग्रुप 5 के रूप में। बाद में 2001 में इसकी अस्थायी रूप से स्थापना की गई थी। मुख्यालय है चीन की राजधानी बीजिंग में, और सदस्य देशों की संख्या है इसमें 8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सदस्य देशों के नाम। इसमें आपको चीन मिलेगा, कजाकिस्तान मिलेगा, किर्गिस्तान है, रसिया है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया और है पाकिस्तान। तो ये 8 हैं। SCO की जो समिट है 2020 वाली, वह रसिया में ही आयोजित की जाएगी, SCO और ब्रिक्स की। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इसके अलावा SCO के द्वारा जो इन 8 देशों के स्मारकों की सूची जारी की गई थी, उसमें भारत का शामिल था स्टैचू ऑफ यूनिटी। किस देश ने सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू नामक ब्रेसलेट का निर्माण किया? तो इसका निर्माण किया है यहाँ पर इटली देश ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
यह जो ब्रेसलेट होगा ये आप देख सकते हैं, तो यह रेडियो सिग्नल और जीपीएस के ऊपर आधारित होगा और यहाँ पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के जो रूल हैं उनको फॉलो करने के निर्देश दिए जाएंगे। इटली की राजधानी आपको रोम में मिलेगी, मुद्रा है यूरो और पीएम यहाँ के हैं ग्यूसेप्पे कोंते। किस राज्य की सरकार ने होप पोर्टल लॉन्च किया? तो ये जो होप पोर्टल है इसे लॉन्च किया है उत्तराखंड की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो उत्तराखंड के जो वर्तमान में सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब ये पोर्टल काम क्या करेगा? तो इस पोर्टल का काम होगा सबसे पहले कि जो भी राज्य के युवा हैं या अन्य राज्यों से अभी वापस आए लोग हैं उन सभी का डेटा एकत्र किया जाए और उसके बाद में उन सभी को उनके कौशल के हिसाब से रोजगार भी दिया जाए। तो इसीलिए इसे लॉन्च किया गया है। होप का पूरा नाम है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, यह पूरा नाम है होप का। केंद्र सरकार ने टीडीएस और टीसीएस यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स में 31 मार्च 2021 तक कितने प्रतिशत कटौती की घोषणा की? तो यहाँ पर घोषणा की गई है 25% कटौती की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आइए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि टीडीएस और टीसीएस होता क्या है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टीडीएस की। तो मान लीजिए ये हो गए आप और यहाँ पर हो गया कोई व्यक्ति। तो आपने इस व्यक्ति से कोई सेवा ली, मान लीजिए यह वकील है, इसने आपका मुकदमा लड़ा और आपको इसके बदले इस व्यक्ति को देनी है फीस। तो आपने इसे दिया है 1 करोड़ रुपए। कितने दिए? 1 करोड़ रुपए। लेकिन इस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए पूरे नहीं मिलेंगे। यहाँ पर देखा जाएगा टीडीएस कितना है। तो मान लीजिए टीडीएस है 10%, तो 10% यहाँ पर कमी की जाएगी, यानी कि इस व्यक्ति को मिलेंगे टोटल 90 लाख रुपए और 10 लाख चले जाएंगे गवर्नमेंट के पास में। तो ये हमारा होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। दूसरा हमारा होता है टैक्स कलेक्शन एट दी सोर्स। अब आइए इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से, मान लीजिए ये ए है, ये है बी। अब ए को अपना कोई सामान बेचना है बी को और इसकी प्राइस है 100 रुपये। तो यहाँ पर अगर टीसीएस है 2%, कितना है? 2%, तो बी को ए को देने पड़ेंगे टोटल 102 रुपये। कितने? 102 रुपये देने पड़ेंगे, जिसमें से ए जो है वह 100 रुपये अपने पास रखेगा और 2 रुपये देगा गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर आप नाम से समझ सकते हैं कि टैक्स यहाँ पर डिडक्ट जो हो जाता है वह सोर्स से ही हो जाता है, यानी कि अगर आप फीस दे रहे हैं तो आपके पास से ही कट करके चला जाएगा। और यहाँ पर होता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, यानी कि सोर्स से ही ये कलेक्ट हो जाता है। जैसे कि इन्होंने बेचा, इन्होंने खरीद लिया, उसके बाद में इनके द्वारा टैक्स दिया जाएगा। तो ये होता है टीडीएस और टीसीएस। आई होप आपने समझा होगा। अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो यहाँ पर टीडीएस और टीसीएस को 31 मार्च 2021 तक कट करके 25% किया गया है। और इसके अलावा जो हमारा वित्तीय वर्ष 2019-20 है, इसके लिए आयकर रिटर्न भरने की जो तारीख है इसे बढ़ा करके 30 नवंबर निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, इसमें केंद्र सरकार के द्वारा जो वेतन का अभी तक 12% करता था उसे घटा करके 10% कर दिया गया है। तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है कि लोगों के पास में पैसा ज़्यादा हो, जिससे वह लोग खर्च कर सकें और हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सके। चीन द्वारा लॉन्च की गई जिनग्यून 201 व जिनग्यून 202 किस प्रकार की सैटेलाइट है? तो ये दोनों सैटेलाइट अभी लॉन्च की गई है चीन के द्वारा और यह एक संचार सैटेलाइट है, यानी कि संचार उपग्रह है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो चीन का जो कुईझेऊ 1A रॉकेट है, इसकी सहायता से जियोकॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। और अगर हम लोग इन सैटेलाइट की बात करते हैं तो यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार प्रौद्योगिकी के ऊपर आधारित है। और चीन के द्वारा अभी अपने मार्स मिशन की भी घोषणा की गई है, जिसका नाम है तियानचेन 1। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चीन ने इसके पहले भी एक सैटेलाइट लॉन्च की थी जो कि अभी फेल हो गई है। उस सैटेलाइट का नाम क्या है वह आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है बी विद्यावती जी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और यहाँ पर इस प्रकार की जो भी नियुक्तियाँ हैं वह कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा की जाती है। बी विद्यावती जी की बात करते हैं तो ये 1991 बैच की कर्नाटक कैडर की एक IAS अधिकारी हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1861 में
अंग्रेज अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी और ये इसके पहले महानिदेशक भी थे। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में और ये हमारे संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। यहाँ पर अब अन्य नामों के बारे में भी आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। मोंद्रेती श्रीधर, तो ये हमारे नए महानिदेशक बने हैं GSI के, यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। कपिल देव त्रिपाठी ये राष्ट्रपति के सचिव बन गए हैं। और मनोज आहूजा की बात करें तो इनके बारे में कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। किस कंपनी ने फैमिली सेफ्टी नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये ऐप काम क्या करेगा? देखिए, कई बार क्या होता है कि बच्चे जो हैं वह इंटरनेट के माध्यम से वो सारी चीज़ें एक्सेस करने लगते हैं जो उन्हें उस उम्र में एक्सेस नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए फैमिली सेफ्टी ऐप के माध्यम से यहाँ पर जो भी हमारे पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की गतिविधियों पे नज़र रख सकते हैं, यानी कि किस प्रकार वो चीज़ें सर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन सभी के बारे में मॉनिटरिंग की जा सकती है माता पिता के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। मुख्यालय है रेडमंड, अमेरिका में। संस्थापक इसके पॉल एलन और बिल गेट्स और CEO इसके हैं सत्या नडेला। और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैंपेन भी शुरू किया गया है नेस्कॉम के साथ में मिल करके, जिसका नाम है इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। किस राज्य की सरकार ने PPE किट पर 50% अनुदान देने की घोषणा की? यानी कि जो हमारे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होते हैं इस पर 50% सब्सिडी देगा यह राज्य। तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि वह सारे नर्सिंग होम या फिर अस्पताल जो कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मरीजों का इलाज कर रहे हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोटेक्शन किट की खरीद पर 50% की सब्सिडी देंगे। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश कई सारे कारणों से भी चर्चा में रहा था, जैसे कि कम्युनिटी किचन को जियो टैग करने वाला यह पहला राज्य बना है। पूल टेस्टिंग की भी शुरुआत करने वाला ये पहला राज्य है। अपने यहाँ वर्चुअल कोर्ट की भी शुरुआत करने वाला ये पहला राज्य है। इसके अलावा यहाँ के जो 75 जिले हैं सभी जिलों में वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध हो गई है। तो अपने सभी जिलों में वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध करने वाला भी ये पहला राज्य है। तो इन सभी कारणों से उत्तर प्रदेश था न्यूज में। नाडा के अनुशासनात्मक पैनल में पुनः शामिल किए गए अखिल कुमार किस खेल से संबंधित हैं? तो ये एक बॉक्सर थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बात करते हैं अखिल कुमार की, तो ये पूर्व में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं और भारत सरकार के द्वारा इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले 2017 से 2019 तक ये नाडा के अनुशासनात्मक पैनल में शामिल थे और वर्तमान में ये हरियाणा में ACP के पद पर हैं। बात करते हैं नाडा की, तो इसका पूरा नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। स्थापना 24 नवंबर 2004 को हुई थी। CEO है नवीन अग्रवाल और नाडा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया था? तो अभिनेता सुनील शेट्टी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। आखिरी प्रश्न है, वर्ष 2021 में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा महाराष्ट्र में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके अलावा कई सारे अन्य आयोजन भी किए जाने हैं 2021 में, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा आइए जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया जो पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप है सीनियर वाली, तो ये आयोजित की जाएगी महाराष्ट्र में। लेकिन अगर पुरुष के अलावा महिलाओं की बात करते हैं तो ये आयोजित की जाएगी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा जो 11वीं इंडिया जूनियर पुरुष और इंडिया जूनियर सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 इसका आयोजन होगा हरियाणा में। और 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला और सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप इसका आयोजन किया जाएगा झारखंड में। तो ये आपको कहीं पर नोट कर लेना है जिससे आप इसको बेहतर तरीके से याद कर सकें। और एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि नोट्स आप ज़रूर बनाया करें। हाँ, अगर आप कोई अन्य काम करने कोई और आपके पास में प्रोफेशन है, आपके पास में समय नहीं है, तो फिर आप PDF या फिर जो ऐप पे नोट्स हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज कोशिश आप यही करिए कि अपने तरीके से अपने शब्दों में एक नोट्स बनाया करें और यही नोट्स आपके परीक्षा के समय काम आएगा। ना उस समय कोई PDF काम आती है और ना उस समय आपका कोई अन्य प्रकार का ज्ञान काम आता है। तो इसीलिए कोशिश करिए कि अपना स्वयं का नोट्स जरूर बनाएं। चलिए अब कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं।
दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ये आयोजित किया गया था मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में आयोजित किया गया था। बेस्ट फिल्म इसमें रही थी सुपर 30 और बेस्ट अभिनेता रहे थे ऋतिक रोशन। प्रोजेक्ट तेज की बात करते हैं तो इसे लॉन्च किया गया था तेलंगाना राज्य की सरकार द्वारा। यूएस इंडिया व्यापार परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं विजय आडवाणी जी। भारतीय नौसेना की किस जहाज को प्रेसिडेंट कलर मिला? तो ये मिला है INS शिवाजी को, जो कि वर्तमान में है लोनावला में। और धनलक्ष्मी बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं सुनील गुरबख्शनी। आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, गेट सेट गो जो कि एक ऑनलाइन कोचिंग पोर्टल है, इसे किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया था? किस मंत्रालय के द्वारा मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? ई विक्रय प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किस देश ने UNHRC के युद्ध अपराध प्रस्ताव से स्वयं को बाहर किया? और सागर अन्वेषिका नाम का जो अनुसंधान जहाज है, इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।